मित्रों नमस्कार। बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक का लेसन चल रहा है। अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। और हमारा भाग नंबर है 24वां। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं। कुछ नकारात्मक लोग, जैसा मेरा दोस्त डब्लू 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 था, दिल के साफ होते हैं और आपका भला करना चाहते हैं, परंतु कई नकारात्मक लोग आपसे जलते हैं क्योंकि वे खुद जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं। इसलिए वे आपको भी गिराना चाहते हैं। वे खुद को अयोग्य समझते हैं, इसलिए वे आपको भी अपनी तरह अयोग्य औसत बनाना चाहते हैं। बेहद सावधान रहें। नकारात्मक लोगों का अध्ययन करें, उन्हें अपनी सफलता की योजना नष्ट ना करने दें। एक युवा कर्मचारी ने मुझे बताया कि उसने अपना डिपार्टमेंट बदल लिया है। उसने कहा, हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी सुबह शाम हमारी कंपनी की बुराई किया करता था। चाहे मैनेजमेंट कुछ भी करे, वह उसमें बुराई ढूंढ ही लेता था। वह सुपरवाइजर से लेकर मालिक तक हर एक के बारे में नकारात्मक सोच रखता था और नकारात्मक बातें कहता था। हम जो माल बेचते थे वह उसकी नज़र में घटिया था। हमारी हर नीति में कोई न कोई खामी थी। जहाँ तक उसका ख्याल था, हमारी कंपनी की हर चीज़ में, हर आदमी में कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी थी। हर सुबह जब मैं काम पर आता था तो उसकी जली कटी बातें सुनकर मैं तनावग्रस्त हो जाया करता था, और शाम को जब मैं घर जाता था, उसके पहले भी वह कर्मचारी 45 मिनट तक इस बात पर भाषण देता था कि उस दिन हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ, वह दिन क्यों खराब गुजरा। मैं बहुत निरुत्साहित, निराश होकर घर लौटता था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाऊं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि अब मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो दोनों पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। उस युवक ने अपना माहौल बदल लिया। उसने सही काम किया है ना। इस बारे में कोई गलतफहमी ना पालें। आपको आपके संगी साथियों के आधार पर पहचाना जाता है। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। सभी कर्मचारी एक से नहीं होते। कुछ नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक। कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना उनकी मजबूरी है। कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे महत्वाकांक्षी हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ सहयोगी बॉस की हर बात का, उसके हर काम की बुराई करते हैं। कुछ दूसरे सहयोगी ज़्यादा निष्पक्ष दृष्टि से सोचते हैं और यह महसूस करते हैं कि अच्छे लीडर बनने से पहले उन्हें अच्छा अनुयायी बनना चाहिए। हम किस तरह सोचते हैं, यह हमारे समूह से तय होता है। सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसे समूह में हो जो सही सोचता है। आपके काम के माहौल में कई बाधाएं आएंगी। हर समूह में ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपनी योग्यता का एहसास होगा और वे आपकी राह में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे और आपको प्रगति नहीं करने देंगे। कई महत्वाकांक्षी लोगों की हंसी उड़ाई जाती है, उन्हें धमकाया तक जाता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोग ज़्यादा सफल होते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। हम इस बात को ठीक से समझ लें। कुछ लोग ईर्ष्या की वजह से आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं। यह फैक्ट्रियों में अक्सर होता है, जहां साथी कर्मचारी ऐसे आदमी से चिढ़ते हैं जो उत्पादन बढ़ाना चाहता है। यह मिलिट्री में भी होता है, जहां नकारात्मक लोगों का समूह इस उस युवा सिपाही की हंसी उड़ाता है और उसका अपमान करता है जो ऑफिसर्स स्कूल में जाना चाहता है। यह बिजनेस में भी होता है, जब जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने वाले लोग आगे निकलने वाले लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। आपने यह हाई स्कूल में भी बार बार देखा होगा कि कुछ आवारा लड़के उस सहपाठी का मजाक उड़ाते हैं जो अच्छी तरह पढ़ता है और अच्छे नंबर लाता है। कई बार तो उस प्रतिभाशाली विद्यार्थी का तब तक मजाक उड़ाया जाता है जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि प्रतिभाशाली होने में समझदारी नहीं है। अपने आसपास के ऐसे नकारात्मक सोच वालों को नज़रअंदाज कर दें। अक्सर आपसे इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, उनका उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं होता है। वे तो केवल बोलने वाले की असफलता और निराशा को उजागर करती हैं। नकारात्मक सोच वाले लोगों को इस बात की छूट न दें कि वे आपको भी अपने स्तर तक नीचे ले आएं।
उनकी बातों को उसी तरह से फिसल जाने दें जैसे बतख की पीठ से पानी फिसलता है। इस तरह के लोगों से जुड़े, जो सकारात्मक सोचते हैं, जो प्रगतिशील सोच रखते हैं, उनके साथ ऊपर की तरफ बढ़ें। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका सोच सही हो। परंतु एक सावधानी रखें, ये देखें कि आपको सलाह देने वाला कौन है। ज़्यादातर संगठनों में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको फोकट की सलाह देंगे। वे रुचि लेकर आपको सफलता के गुर या नुस्खे या फार्मूले बताना चाहेंगे। एक बार मैंने इसी तरह के फोकटिया सलाहकार को एक प्रतिभाशाली नए कर्मचारी को सलाह देते हुए सुना। सलाहकार कह रहा था, यहाँ काम करने का तरीका यही है कि आप हर काम से बचें। अगर उन्हें पता चल गया कि वे हमारे कि आप में प्रतिभा है, तो वे आप पर काम लादते चले जाएंगे। खास तौर पर मिस्टर जेड डिपार्टमेंट के मैनेजर से बनती है कोशिश दूर रहना। अगर उन्हें पता चल गया कि आपके पास कम काम है, तो वे आपको गले तक काम में डुबो देंगे। यह फोकटिया सलाहकार 30 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था और उसे आज तक प्रमोशन नहीं मिला है। उस आदमी के लिए यह कितना अच्छा सलाहकार हो सकता है, जो अभी अभी नया नया काम शुरू कर रहा है और बिजनेस में ऊपर की तरफ प्रगति करना चाहता है। जो जानते हैं उन्हीं से सलाह लेने का नियम बनाएं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफल लोगों से मिलना आसान नहीं होता। यह बात गलत है। सच तो यह है कि इनसे मिलना मुश्किल नहीं होता है। देखने में यह आता है कि जो आदमी जितना ज़्यादा सफल होता है वह उतना ही विनम्र होता है और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि ऐसे लोग अपने काम और सफलता में सचमुच रुचि लेते हैं, इसलिए वे यह देखना चाहते हैं कि हर काम सफलतापूर्वक हो और जब वे रिटायर हों तो उनका उत्तराधिकारी इतना काबिल हो कि वह हर काम सफलतापूर्वक कर सके। उन लोगों से मिलना मुश्किल होता है जो भविष्य में बड़ा बनने के सपने देखने वाले लोग होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने, जिसे 1 घंटे के $40 मिला करते थे, इस बात को स्पष्ट किया, मैं एक व्यस्त महिला हूँ, परंतु मेरे ऑफिस के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगा रहता है। लोगों को सलाह देना मेरा मुख्य काम है। हम अपनी कंपनी के हर आदमी को प्रशिक्षण देते हैं, परंतु अगर किसी को व्यक्तिगत परामर्श या सलाह चाहिए तो उसे बस कहने भर की ज़रूरत है। मैं अपने यहाँ आने वाले की हर समस्या सुनने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह समस्या कंपनी से संबंधित हो या व्यक्तिगत हो। वह आदमी जो अपनी नौकरी के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है और काम करने के ज़्यादा अच्छे तरीके सीखना चाहता है, उसकी मदद करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। परंतु उसका कहना था, मुझे ऐसे फालतू लोगों को सलाह देने में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है, जो गंभीरता से सलाह नहीं ले रहे हों। जब आपके पास सवाल हों तो फर्स्ट क्लास बने। असफल आदमी से सलाह लेना उसी तरह की बात है जैसे नीम हकीम से कैंसर का इलाज पूछना। आजकल कई एग्जीक्यूटिव किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी को नौकरी देते समय उसकी पत्नी का इंटरव्यू भी लेते हैं। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया, मैं ये पक्का कर लेता हूँ कि हमारे संभावित सेल्समैन का परिवार उसे सहयोग करता हो। सेल्समैन की नौकरी में यात्रा करना पड़ता है, काम के घंटे अनियमित होते हैं और भी इसी तरह की कई दिक्कतें होती हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा सहयोगी परिवार होना चाहिए जो सेल्समैन की राह में दिक्कतें खड़ी न करे। आज जो लोग इस बात को समझ चुके हैं कि छुट्टी के दिन में जो होता है और शाम को 6 बजे से सुबह 9 बजे तक जो होता है, उससे किसी मनुष्य के काम पर फर्क पड़ता है। उससे इस बात का फर्क पड़ता है कि वह मनुष्य सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक किस तरह काम करेगा। जिसकी नौकरी के बाहर की ज़िंदगी रचनात्मक है, वह उस आदमी से ज़्यादा सफल होगा जिसकी घरेलू ज़िंदगी बोझिल और नीरस है। हम पारिवारिक तरीके से 2 साथी कर्मचारी जॉन और मिल्टन को देखें कि वे अपना वीकेंड किस तरह गुजारते हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। जॉन वीकेंड में अपनी मनोवैज्ञानिक खुराक इस तरह लेता है। आमतौर पर एक शाम वह अपने चुनिंदा दिलचस्प दोस्तों के साथ गुजारता है। दूसरी शाम को वे लोग घूमने जाते हैं, शायद कोई फिल्म देखते हैं, किसी सामुदायिक कार्यक्रम में जाते हैं या किसी दोस्त के घर जाते हैं। जॉन शनिवार की सुबह बॉय स्काउट वर्क में लगाता है।
शनिवार की दोपहर को वह घर के छोटे मोटे काम निपटाता है। अक्सर वह किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करता है। अभी वह पिछवाड़े एक आंगन बना रहा है। रविवार को जॉन अपने परिवार के साथ कुछ खास करता है। हाल ही में एक रविवार को वे लोग पहाड़ पर चढ़ने गए, दूसरे रविवार को वे संग्रहालय घूमने गए। कभी कभार वे आसपास देहात में पिकनिक मनाने चले जाते हैं, क्योंकि जॉन भविष्य में देहात में जमीन जायदाद खरीदना चाहता है। रविवार की शाम शांति से गुजरती है। जॉन आमतौर पर कोई पुस्तक पढ़ता है या फिर समाचार सुनता है। जॉन के वीकेंड व्यस्त और सुनियोजित रहते हैं। कई तरह की रोचक गतिविधियों के कारण बोरियत का सवाल ही नहीं उठता। जॉन को काफ़ी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा मिल जाती है। मिल्टन की मनोवैज्ञानिक खुराक जॉन की तुलना में कम संतुलित है। उसके वीकेंड की कोई योजना नहीं होती। मिल्टन आमतौर पर शुक्रवार की रात को थका हुआ होता है, परंतु वह अपनी पत्नी से वैचारिकता बस पूछ लेता है। कुछ करने का इरादा तो नहीं है, परंतु योजना वहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिल्टन और उसकी पत्नी कभी कभार ही कहीं आते जाते हैं। मिल्टन शनिवार की सुबह देर तक सोता है और बाकी दिन किसी न किसी तरह के काम में उलझा रहता है। शनिवार की रात को मिल्टन और उसका परिवार सामान्यतः फिल्म देखने जाता है या टीवी देखता है, और करने के लिए है ही क्या। मिल्टन रविवार की सुबह का ज़्यादातर हिस्सा बिस्तर में ही गुजारता है। रविवार की दोपहर वे लोग बिल और मेरी के यहाँ जाते हैं, या फिर मेरी और बिल उनके यहाँ जाते हैं। बिल और मेरी ही ऐसे इकलौते दंपति हैं जिनके यहाँ मिल्टन और उसकी पत्नी नियमित रूप से आते जाते हैं। मिल्टन का पूरा वीकेंड बोरियत भरा होता है। रविवार की रात तक पूरे परिवार में तनाव सा छा जाता है। उनमें से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, परंतु घंटों का मनोवैज्ञानिक युद्ध चलता रहता है। मिल्टन का वीकेंड बोझिल, निराशाजनक, बोरियत भरा होता है। मिल्टन को कोई मनोवैज्ञानिक ऊर्जा नहीं मिलती। अब इन घरेलू माहौलों का जॉन और मिल्टन पर क्या असर होगा? कुछ सप्ताह में तो शायद इसका असर हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर यही सिलसिला महीनों या सालों तक चलता रहा तो उसका असर साफ नज़र आएगा। जॉन के माहौल से उसे ताजगी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, नए नए विचार मिलते हैं। उसका सोच व्यापक होता है। वह उस एथलीट की तरह है जो विटामिन की गोलियां खा रहा है। मिल्टन का माहौल ऐसा है जो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से भूखा रख रहा है। उसका सोच का यंत्र खराब हो चुका है। वह उस एथलीट की तरह है जिसे कैंडी और बियर दी जाती है। जॉन और मिल्टन आज एक ही स्तर पर हो सकते हैं, परंतु आगे आगे आने वाले सालों में दोनों के बीच फासला बढ़ता जाएगा और जॉन मिल्टन की तुलना में काफ़ी आगे निकल जाएगा। मजाकिया लोग कहेंगे शायद इसलिए कि जॉन में मिल्टन से ज़्यादा दम है, परंतु बात यह नहीं है। बात यह है कि इन दोनों के दिमाग को इनके माहौल ने जो मनोवैज्ञानिक खुराक दी है, उसका असर इनकी नौकरियों पर तो होना ही है। हर किसान जानता है कि अगर वह खेत में खाद डालेगा तो फसल ज़्यादा पैदा होगी। अगर हम बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं तो हमारे सोच को भी अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत होती है। मेरी पत्नी और मैं पिछले महीने एक डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक की पार्टी में गए। मेरी पत्नी और मैं उससे बात करने के लिए थोड़ा रुक गए, जबकि बाकी लोग वहाँ से चल दिए। मैंने स्टोर के मालिक से पूछा, शाम से ही मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता था कि आपने हम लोगों को इस पार्टी में क्यों बुलाया। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ पर आपके प्रोफेशन से संबंधित लोग ही होंगे, परंतु आपके अतिथि तो अलग अलग व्यवसाय से संबंधित थे। कोई लेखक था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई अकाउंटेंट था, तो कोई टीचर। वह मुस्कुराया। वह अक्सर अपने प्रोफेशन के लोगों को पार्टी देते हैं, परंतु हेलेन और मैं यह भी पसंद करते हैं कि हम ऐसे लोगों से भी मिलें जिनका प्रोफेशन अलग हो। मुझे लगता है कि अगर हम केवल अपने ही व्यवसाय के लोगों से मिलते जुलते मिलेंगे जुलेंगे तो हमारी मानसिकता संकुचित हो जाएगी। इसके अलावा उसने आगे कहा, मेरा बिजनेस लोगों से जुड़ा बिजनेस है। हर दिन हर प्रोफेशन के हज़ारों लोग मेरे स्टोर में सामान खरीदते हैं। दूसरे लोगों के बारे में जितना ज़्यादा जानूंगा, उनके विचार, उनकी रुचियां, उनका दृष्टिकोण, मुझे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं उन्हें उन्हें उसी तरह की सेवा और सामान दे पाऊंगा जो वे चाहते हैं। कुछ
नियमों का पालन करके आप भी अपने सामाजिक माहौल को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। नंबर 1, नए समूहों में आइए जाइए। अपनी सामाजिक गतिविधियों को किसी छोटे समूह में सीमित रखने की से बोरियत और असंतुष्टि होती है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि सफलता के लिए लोगों को समझना जरूरी होता है। हर तरह के लोगों के बारे में जानें, उनसे सीखें, उनका अध्ययन करें। केवल एक समूह का अध्ययन करके लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने का विचार उसी तरह का है जिस तरह एक छोटी सी पुस्तक पढ़कर गणितज्ञ बनने का विचार। नए दोस्त बनाएं, नए संगठनों में शामिल हों, अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं। इसके अलावा अलग अलग लोगों से मिलने से आपके जीवन का आनंद बढ़ जाता है और आपका सोच व्यापक होता है। यह आपके दिमाग के लिए अच्छा भोजन है। दूसरा नंबर, ऐसे दोस्त चुनिए जिनके विचार आपसे अलग हों। आज के आधुनिक युग में संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण पद उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो दोनों पहलुओं को देख सकता है। अगर आप रिपब्लिकन हैं तो आपके कुछ दोस्त डेमोक्रेटिक होने चाहिए, और अगर आप डेमोक्रेट हैं तो आपके कुछ दोस्त रिपब्लिकन होने चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों से मिलें, अपने विपरीत स्वभाव के लोगों से दोस्ती करें, परंतु इस बात को पक्का कर लें कि उनकी मानसिकता भी प्रगतिशील हो, उनमें भी सफलता की चाह हो। तीसरा नंबर, ऐसे दोस्त चुनें जो छोटी महत्वहीन बातों से ऊपर उठ सकते हों। जो लोग आपके विचारों आपकी या अपनी आपकी ऊर्जा आपकी चर्चा के बजाय आपके घर के सामान या सजावट में रुचि लेते हैं या छोटी मानसिकता के लोग होते हैं। अपने मनोवैज्ञानिक माहौल की रक्षा करें। ऐसे दोस्त चुनें जो सकारात्मक चीज़ों में रुचि रखते हों। ऐसे दोस्त चुनें जो आपको सचमुच सफल देखना चाहते हों। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी योजनाओं और आदर्शों में उत्साह भर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप घटिया सोच वालों को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाते हैं तो आप भी धीरे धीरे एक घटिया चिंतक में बदल जाएंगे। हमारे देश में जहर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, शारीरिक जहर का। दोस्तों, हमारा 23वां भाग यहीं पर पूरा होता है। इन बहुत ही महत्वपूर्ण भागों को सुनते रहिए और अपने जीवन में उतारिए। मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में सफलता पाइए, यही हमारा उद्देश्य है, ध्येय है। जय हिंद फ्रेंड्स।